दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी के एग्ज़ाम के तहत जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम में बिहार से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था, कुछ और क्वेश्चन हो सकता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस से संबंधित 2 वीडियो आपका बन चुका है। ठीक है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और नहीं तो मैं दोनों वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो बिहार के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर एंशिएंट इंडिया से कुछ क्वेश्चन रहता है, मध्यकालीन भारत से भी कुछ क्वेश्चन रहता है जो बिहार से जुड़ा हुआ है, और आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम से भी कुछ क्वेश्चन रहता है जो बिहार से जुड़ा हुआ है। ऐसे मेन स्ट्रीम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता ही है, लेकिन बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसी एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसी संबंधित 2 वीडियो बन चुका है, आप देख लीजिएगा। और ये तीसरा वीडियो है और उस दोनों वीडियो में प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत इतिहास का, वो भी बिहार से संबंधित। ठीक है, तो वहाँ तक मौर्य शासन तक हो चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मौर्योत्तर बिहार, यानी मौर्योत्तर काल जो हुआ करता था उसी का बिहार संबंधी जो क्वेश्चन हो सकता है उसी को हम लोग देखेंगे इस वीडियो के तहत में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर जिसका शासन स्थापित हुआ था तो वो हैं शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश का शासनकाल देख लीजिए, 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ पर ईस्वी लिखा हुआ है, उसको ईसा पूर्व समझेंगे। 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का शासनकाल रहा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ करता था। कर्ण वंश लिखा हुआ है, कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव और इसका अंतिम शासक सुशर्मा हुआ करता था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग का संस्थापक था। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक था तो वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक थे। कब से कब शासन काल रहा? 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक शासन काल रहा पुष्यमित्र शुंग का। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो वे हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसे क्यों नष्ट करना चाह रहे थे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का सबसे बड़ा पोषक हुआ करते थे। चाह रहे थे कि ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार किया जाए और बौद्धों के साथ में उत्पीड़क या उसके साथ में आक्रमण किया जाए या उसी तरह व्यवहार किया जाए। ठीक है, यानी पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण धर्म का सबसे बड़े पोषक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो इस शासनकाल है शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, किसने किया था? अभी मैं बताया आप लोगों को, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो वो थे आपका कर्ण वंश। कब से कब? 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा कर्ण वंश का शासनकाल। ठीक है, और आपको मैं बता चुका हूँ कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव हैं। कर्ण वंश का संस्थापक थे, अभी मैं बताया, वसुदेव, याद रखेंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, यहाँ देवभूमि लिखा हुआ है, याद रखेंगे। देवभूति की हत्या कर उनके सचिव वसुदेव ने मगध में कर्ण वंश की नींव डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की किसने समाप्त किया? आंध्र सातवाहनों ने समाप्त किया। ठीक है,
कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो वो थे मित्र वंश, यानी कुछ समय के लिए का शासन किए थे, इस बस याद रखेंगे। ठीक है। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं शुंग कला की उत्कृष्ट नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो वो थे अश्वघोष। ध्यान रखेंगे अश्वघोष के बारे में। ठीक है, अश्वघोष को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा लेके गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो सही क्रम देख लीजिए, ये हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। ठीक है। अगर आप चाहें इन लोगों का संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का संस्थापक अभी बताया पुष्यमित्र शुंग और कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी थी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। ठीक है। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो कब क्या आक्रमण? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया था कलिंग शासक खारवेल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो कीमती उपहार प्राप्त किए थे अंग एवं मगध महाजनपद से। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका रहा? लिच्छवियों का रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे लिच्छवियों का रहा। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कौन थे? कनिष्क थे। ध्यान रखेंगे कनिष्क थे। और एक बात और ध्यान रखेंगे अश्वघोष के बारे में, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसकी पुस्तक याद रखिएगा। एक पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र और दूसरी पुस्तक का नाम है सौंदरानंद। ठीक है। एक पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र, दूसरी पुस्तक का नाम है सौंदरानंद। ठीक है। कनिष्क के बारे में मैं आगे बताऊंगा, होना हो आगे आता तो ठीक है बताऊंगा, नहीं तो कनिष्क के बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। कनिष्क शासक अच्छे शासक गिना जाता है, तो अंततः कनिष्क के बारे में आप लोग जान के जाएंगे एग्जाम देने के लिए। गुप्तकालीन बिहार यानी गुप्त वंश जो थे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बिहार से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था वो था 320 ईस्वी। ठीक है। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, की थी, तो पाटलिपुत्र में किया था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रचलन भी किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा गया? तो वो किसको किसे कहा गया? वो है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, किससे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, ध्यान रखेंगे। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी?
तो किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है वो है गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? तो पाटलिपुत्रा में 3 साल तक रहे थे। और ये भी ध्यान रखेंगे, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आए थे, यानी विक्रमादित्य के समय आए थे भ्रमण करने के लिए, या बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, या बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्रा से है, इस बात का ख्याल रखेंगे। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? वो प्राप्त हुई थी शाहाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई थी? सुल्तानगंज से, यानी बिहार भागलपुर के आसपास सुल्तानगंज से। ठीक है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पे खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं, यह किस काल के हैं? तो ये गुप्त काल के हैं, ध्यान रखेंगे। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो वो हुआ गुप्त काल में। तिरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, कौन थे? गोविंद गुप्त। कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखें, गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन काल के दौरान आए थे? मैं बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ये किसने वर्णन किया है? तो फाहियान ने वर्णन किया है। गुप्त संवत का आरंभ होता है, कब होता है? 320 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, फाहियान कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मैं पहले ही बताया हूँ, फिर भी जान लीजिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति पत्र का रचयिता कौन था? तो ध्यान रखेंगे, वो थे हरिसेन। ठीक है, प्रयाग हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों का चर्चा है? तो किसका चर्चा है? समुद्रगुप्त का। मैं बताया, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन हुआ करता था, इसी ने प्रयाग प्रशस्ति पत्र को लिखा है। गुप्त साम्राज्य का पतन का क्या कारण थे? ध्यान रखेंगे, आर्थिक कारण को छोड़ दीजिएगा, बाकी सारे कारण थे, यानी हुनों का आक्रमण, प्रशासन में सामंती स्वरूप और कमजोर शासक, यानी सी आंसर सही है। मगध में मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो हुआ था नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास में स्वर्णिम युग था, इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे, कौन कौन विद्वान थे? ध्यान रखेंगे, तो विद्वान थे बरामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, यानी 1 2 3 सही है। पाणिनि का अभी मैं बता चुका हूँ, इसका पुस्तक है बुद्धचरित और सौंदरानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपके पास आ रहा है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो वो थे कृष्णगुप्त। ठीक है, कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मोखरी शासक को पराजित किया था? तो वो पराजित किसने किया था? कुमारगुप्त थर्ड ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो वो थे दामोदर गुप्त।
हर्षवर्धन ने किस मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? हर्षवर्धन ने किसे मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को बनाया था। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के किस क्षेत्रों में कुछ समय के तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किए थे? आदित्य सेन ने। हुआ यूं था, बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो वो थे आदित्य सेन ने किए थे। ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो वो थे जीवित गुप्त सेकंड। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कृष्णगुप्त को। यह विद्वान द्वारा सदा घिरा रहता था। इसको देखिए, मिलाइए, अच्छी तरह से मिलाइएगा। यानी यहाँ पर एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ क्या है? उसका उपाधि दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हर्षगुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त को मिलाइए वीर योद्धा से। ठीक है, इसके बाद कुमार गुप्त को मिलाइए महाराधीराज से। जीवित गुप्त को मिला दीजिए राजाओं में सिरमौर, और आदित्य सेन को मिला दीजिए परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा आपका सी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो वो थे जीवित गुप्त। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था, वो थे आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुवन तसे भारत की यात्रा की? तो ये थे आपका आदित्य सेन। ठीक है, आदित्य सेन। इसके बाद मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बी में कुमारगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और लास्ट में आदित्य सेन। ठीक है, इसके बाद गुप्तोत्तर युग और बिहार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग कब किया था? 673 ईस्वी में किया था। ठीक है, इत्सिंग लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो वो थे नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। कब आए थे? 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष किया? तो 635 ईस्वी में किया। बोध गया के महाबोधि ब्रिज को क्षति पहुंचाने वाले शासक कौन थे? तो याद रखेंगे शशांक थे। ये बौद्ध धर्म को अच्छा से नहीं मानते थे, या उसे मतलब कहने का मतलब है उसे क्षति करने का ये ठान रखे थे। दोस्तों ध्यान ये भी रखेंगे कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये भी एक चीनी यात्री थे। पालकालीन बिहार यानी पाल शासक के बारे में जानिए। उदवंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो वो थे बिहार। कितना बार बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे उदवंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो वो थे बिहार में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, ध्यान रखेंगे इसमें दिया हुआ है, इससे याद कर लेंगे। 550 से 570 ईस्वी तक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल, ध्यान रखेंगे 770 से 810 तक शासन किए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश शासक ने किया था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? वो है भागलपुर जिले में। ठीक है, रेलवे स्टेशन विक्रमशिला, वहाँ पर ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ पाथरघाट में स्थित है। अभी
पूर्णतः जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बस बिहार सरकार ने इसे संरक्षण दे रखे हैं और एक पर्यटन स्थल के रूप में होना हो विकसित होंगे आगे चलकर। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक था कौन थे? हर्षवर्धन, धर्मपाल और देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक हैं कौन है? देवपाल। ध्यान रखेंगे। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो ध्यान रखेंगे महायान संप्रदाय को। यानी बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान और महायान, इसमें महायान संप्रदाय को इसने विशेष प्रोत्साहन दिए थे। किस शासक काल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो वो थे देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय खर्च के लिए 200 गांवों को दान में दिया, वो थे धर्मपाल। ध्यान रखेंगे। किस शासक ने ओदवनपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? वो थे गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? वो काल थे पाल वंश। ध्यान रखेंगे। पाल वंश या पाल युग। ध्यान रखेंगे। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी, किसकी देन थी? धीमन एवं विट्ठल पाल की। ठीक है, धीमन एवं विट्ठल पाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो निवासी थे नालंदा के। ठीक है, धीमन का पुत्र विट्ठल पाल, यानी ये दोनों बाप बेटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिलता है? नालंदा एवं कुकरीहार यानी गया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल समकालीन थे, किसके समकालीन थे? धर्मपाल एवं देवपाल के। ठीक है, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रजापरमित एवं पंचरक्ष किस युग के हैं? तो वो पाल युग के हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, किसे कहा जाता था? ध्यान रखेंगे मगध को। ठीक है, संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? तो वो कराए थे नालंदा में। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है मिथिला के कर्नाट शासक। दोस्तों ध्यान रखेंगे बिहार से संबंधित जो भारतीय इतिहास है उसमें जो बिहार का इतिहास है, खासकर प्राचीन भारत का बिहार का इतिहास का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे बिहार के मध्यकालीन भारत में। तो इस लास्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अधिक क्वेश्चन नहीं होगा, जो भी कुछ क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं, 12 क्वेश्चन मात्र है। चलिए हम लोग देखते हैं मिथिला के कर्नाट शासक और बिहार के इतिहास का प्राचीन भारत का अंतिम टॉपिक। ठीक है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ? तो वो थे रामपाल। ठीक है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था कौन थे? नान्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी कहाँ थी? ध्यान रखेंगे सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह। ध्यान रखेंगे कर्नाट वंश की पूर्णतः अंत हुआ, वो कब हुआ था? 1378 ईस्वी तक में अंत हो गया था। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो वो थे कर्नाट शासक के शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आए थे। कब आए थे? 1234 में आए थे। ध्यान रखेंगे। इसके बाद बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का
शासन था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका है डी, यानी कौन कौन है, बी और सी, धर्मस्वामिन और मुल्ला तकिया। ठीक है, ये दोनों ने इसका चर्चा की है। तुगरिल तुगमन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, कौन था, राम सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था, तो महान समाज सुधारक के रूप में हरि सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी बिहार इतिहास का, प्राचीन भारत का ये अंतिम क्वेश्चन है। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ, वो थे हरि सिंह देव। दोस्तों, बिहार से संबंधित जो इतिहास है और उसमें प्राचीन भारत इतिहास में ये क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त मैं आज कर रहा हूँ। आप लोग सही से 3 पार्ट में आप तक पहुँचा प्राचीन भारत। आगे मैं बिहार से संबंधित जो मध्यकालीन भारत है उसका मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग जुड़े रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं कुछ उसमें सहायक बन पाऊँ और आप अपनी मुकाम, अपनी मंजिल तक पहुँच पाए। दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे कि थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद और जय हिंद।